मिस्टर गिल, ये सारी जैन फैमिली की गलती है। मैं इस मसले को सुलझाने के लिए ही यहाँ आया हूँ और पर्सनली आपको प्रगति मैदान देना चाहता हूँ। इज इट ओके? मिस्टर गिल, प्लीज अब आप भी जैन फैमिली को माफ कर दीजिए। तीर्थंकर ने ध्रुव के सामने हाथ जोड़कर बहुत पोलाइटली कहा और इतना सुनते ही भीड़ में कानाफूसी होने लगी। क्या तीर्थंकर ध्रुव को प्रगति मैदान दे रहे हैं? कहीं वो पागल तो नहीं हो गए? वहां मौजूद सभी लोग हैरान खड़े थे। केवल आरती ही जानती थी कि उसके दादाजी पागल नहीं थे। इतने सालों से वो अपने दादाजी की इतनी तारीफ करती आ रही थी। दादाजी बहुत दूर की सोचते थे और इसीलिए ही आरती उनको इतना पसंद करती आ रही थी। तीर्थंकर की बात खत्म होने के बाद ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया तो तीर्थंकर ने आरती की ओर देखकर पूछा, तुम वहां क्या कर रही हो? आरती की नजर दादाजी से मिली तो वो एक पल के लिए कांप उठी। ऐसे में मुझे दादाजी से क्या कहना चाहिए? आरती कैसे कहे कि वो यहाँ स्टेज पर ध्रुव को बदनाम करने आई थी? उसके लिए सच बोल पाना नामुमकिन था। उसके दादाजी नाराज हो सकते थे। तीर्थंकर ने फिर कहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ आरती। उनकी आवाज सुनकर आरती थोड़ी सकपका गई। आरती ने कांपती आवाज के साथ कहा, मैं ध्रुव को बधाई देने आई थी और यहाँ आए सभी लोगों को भी थैंक्स कहना चाहती थी। ऐसा कहते वक्त आरती अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। वो प्रगति मैदान को मुफ्त में जाता नहीं देख सकती थी, लेकिन ये उसके दादाजी का फैसला था और वो अपने दादाजी की बात नहीं काट सकती थी। तीर्थंकर ने मुस्कुराकर आरती के सिर पर हाथ रखकर कहा, लकीली तुम काफी समझदार हो गई हो आरती बेटा। दादाजी जो नहीं कह पाए थे उन बातों को आरती समझती थी। तीर्थंकर ने ऐसे कहा मानो वो कहना चाहते हूँ कि बच गई बेटा आरती, किस्मत अच्छी थी जो मैं समय पर आ गया। यहाँ और मिस्टर गिल से माफी मांगो। आरती ने दादाजी के फैसले पर जरा भी नाराजगी नहीं दिखाई और अपनी नजरें नीची कर चुपचाप ध्रुव के सामने गई और सिर झुकाकर बोली, मिस्टर गिल, आई एम सॉरी। मेरी गलत फहमियों के लिए मुझे माफ कर दें। मैं अंधी थी। आरती अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से माफी मांग रही थी, पर दादाजी को ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा। क्या तुम इस तरह माफी मांगती हो? तीर्थंकर ने भौएं चढ़ा ली और पास आकर कहा, ध्यान से सुनो, ध्रुव की पहचान शायद तुम नहीं जानती, तो सुनो, हमारी पूरी फैमिली भी उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। दादाजी की बात सुनकर आरती ने हैरानी से अपने दादाजी की ओर देखा। क्या उन्हें ध्रुव के सामने अपने आप को इतना छोटा आंकने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी? ये कौन है जिसके सामने दादाजी भी शांत हो गए थे? आरती ने धीमी आवाज में पूछा, दादाजी, असल में वो कौन है? दादाजी ने मुस्कुरा कर कहा, वो मैकलिस्टर क्लब का मालिक है। ये सुनकर आरती को इतना सदमा लगा कि उसके पैर ढीले पड़ गए। वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। पूरा मैकलिस्टर क्लब? ध्रुव इस लेवल का इंसान है? वो कितना हम्बल और पोलाइट था। कितनी बार आरती ने उसकी बेइज्जती की पर उसने कभी कोई जवाब भी नहीं दिया। उसने आज तक जो कुछ भी ध्रुव और निधि को कहा था उसे सोचकर ही आरती को पछतावा हो रहा था। उसने कहा था कि उसकी नजरें निधि से बिल्कुल अलग हैं। आरती को पछतावा हो रहा था और वो दहशत में थी। उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, मुझे क्या करना चाहिए? आरती अब समझ चुकी थी कि ध्रुव कौन है। अब प्रगति मैदान रहे या न रहे, ध्रुव ये ले या न ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस मामले को ठीक से नहीं संभाला गया तो इसका असर पूरी जैन फैमिली पर पड़ेगा। तीर्थंकर ने आरती को समझाते हुए कहा, सबसे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद करो, इन लोगों को बाहर भेजो। क्या तुमको नहीं लगता कि यह काफी शर्मनाक है? और इसके बाद तुरंत निधि को वापस लेकर आओ। आरती ने सिर हिलाया और तुरंत लोगों को वहां से जाने के लिए कहा। जब आसपास के सभी लोग चले गए तो तीर्थंकर ने अपना हाथ बढ़ाकर ध्रुव से कहा, मिस्टर गिल, मैं तीर्थंकर जैन हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। भविष्य में आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताइए। जैन फैमिली आपकी मदद की हर मुमकिन कोशिश करेगी। ध्रुव ने तीर्थंकर को प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हुए आरती की ओर देखकर पूछा, क्या तुम जानती हो कि निधि कहाँ गई है? इस बार जब ध्रुव ने पूछा तो आरती उससे कैजुअली जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाई। मुझे अभी सिक्योरिटी गार्ड ने बताया था। मुझे सच में नहीं पता कि असल में क्या हो रहा है। आरती ने आज जब ध्रुव की बात का जवाब दिया तो ध्रुव को रिस्पेक्ट देने के लिए तन कर खड़ी हो गई। ध्रुव अपना फोन निकाल कर निधि को कॉल करने ही वाला था कि तभी उसका फोन बज उठा। ध्रुव ने देखा कि ये एक अजीब नंबर से कॉल आ रहा था। ध्रुव ने कुछ देर रुककर जवाब दिया, हेलो ध्रुव। हाँ, मैं ध्रुव बोल रहा हूँ। ये उसी शख्स की आवाज थी जिसने पिछली बार भी ध्रुव को फोन किया था। उस आवाज को पहचानते ही ध्रुव दंग रह गया। It's you? दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ सही पहचाना। क्या तुम डिनर के लिए आ रहे हो? निहाल भी यहाँ है और बेशक जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो भी यहाँ है। दूसरी तरफ बैठे शख्स ने ध्रुव को डिनर के लिए बुलाया था। ध्रुव को उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी उसे बुलाने की पहल करेगी।
उस शख्स के लहजे से साफ लग रहा था कि वो ध्रुव को धमकी दे रहा था। ध्रुव को किसी गड़बड़ का अंदेशा हो गया था। ध्रुव ने तेज आवाज में धमकाते हुए कहा, निधि को छूने की हिम्मत भी मत करना। फोन पर ध्रुव की आवाज बहुत तेज हो गई थी। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो ध्रुव। उसके साथ अपने रिश्ते को देखते हुए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उसे ठेस भी नहीं पहुंचाऊंगा। फोन के दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने हंसते हुए कहा, आज रात 7:30 बजे रोज सी रेस्टोरेंट में मैं तुमसे मिलना चाहूंगा। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। मिस्टर गिल, क्या गलत है? मिस्टर मेहता जो उसके बगल में खड़े थे, उन्होंने ध्रुव को देखकर पूछा। मिस्टर मेहता को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए ध्रुव ने उन्हें कुछ नहीं बताया और बात को टालते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। तीर्थंकर भी पास ही में खड़े थे। उन्होंने तुरंत अपनी तरफ से मदद ऑफर करते हुए कहा, मिस्टर गिल, अगर आपको उत्तर प्रदेश में कोई समस्या आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। ध्रुव ने सिर हिलाकर उनकी मदद के लिए थैंक्स कहा। आरती को भले ही पता ना हो कि किसी परेशानी से कैसे निपटना है, पर कम से कम उसके दादाजी सुलझे हुए समझदार इंसान थे। फिलहाल ध्रुव को उनकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मामला उनकी सोच से भी कहीं ऊपर का था। जिस पर तीर्थंकर ने फिर से कहा, बेशक मैं जानता हूँ कि मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो कर ही सकता हूँ। कम से कम मैं कुछ लोगों को जानता हूँ। ध्रुव ने सिर हिलाकर उनके ऑफर के जवाब में कहा, ओके, जरूरत पड़ने पर मैं कॉल करूंगा। इतना कहकर ध्रुव अपने मोबाइल को देखता हुआ बाहर चला गया। वो अपने मोबाइल पर कुछ ढूंढ रहा था। जब ध्रुव प्रगति मैदान से बाहर चला गया, तब आरती ने डरते हुए दादाजी से पूछा, दादाजी, ध्रुव एक्चुअली कौन है? तीर्थंकर ने आरती को समझाते हुए कहा, वो ऐसा इंसान है जिसके साथ हमारे तुम्हारे जैसे लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते, और तुमने यही किया है। अब देखना ये है कि तुम इसे कैसे संभालती हो। दादाजी की बात सुनकर आरती थोड़ी कांप उठी। आरती समझ गई थी कि ध्रुव के कारण उसका निधि से कोई मुकाबला नहीं रहा। जिंदगी के इस मोड़ पर भी वो निधि से हार चुकी थी। लेकिन आरती को समझ में नहीं आया कि निधि के मन में ध्रुव को लेकर प्यार क्यों नहीं था, जबकि ध्रुव इतना पावरफुल था। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि निधि उस इंसान से मिलने से खुद को रोक ना पाई हो। आरती निधि को पिछले कई सालों से जानती थी, पर उसमें पूछने की हिम्मत नहीं थी। उधर ध्रुव प्रगति मैदान से बाहर आ चुका था। काजल उसके पीछे पीछे आ रही थी। काजल ने उसके बगल में आकर कहा, ध्रुव, क्या तुमको कोई मदद चाहिए? आरती की तुलना में काजल ज्यादा समझदार लग रही थी। ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ चाहिए, थैंक्स। ध्रुव ने रोज सी होटल देखा, जो एक 5 स्टार होटल था, जिसमें ज्यादातर इन्वेस्टर फ्रांस से थे। काजल ने ध्रुव से कहा, मैं तुमको निधि के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वो जिस शख्स के साथ बाहर जाती दिखी है, वो हमारे क्लास में एक एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर आया था, और उसके निधि के साथ अच्छे संबंध थे। निधि बहुत अलग किस्म की थी और उसके स्टैंडर्ड बहुत हाई थे, खासकर लड़कों को लेकर, और वो नॉर्मल लड़कों पर एक नजर भी नहीं डालती थी। ध्रुव ने काजल को टोकते हुए पूछा, रोसी होटल, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो? जवाब में काजल ने कहा, मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ। ये फ्रेंच काउंसिल बिल्डिंग के पास एक होटल है, और इसमें ज्यादातर इन्वेस्टर भी फ्रांस से हैं। वहाँ काम करने वालों पर भारत के कानून नहीं अप्लाई होते हैं। अगर तुम मुझसे पूछो कि क्या वहाँ डिनर के लिए जा सकते हैं, तो मेरी एडवाइस ये होगी कि वहाँ मत जाना। ध्रुव ने इंटरनेट पर रोज सी की जानकारी जुटाने की कोशिश की। जैसा कि उम्मीद थी, होटल के ज्यादातर इन्वेस्टर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इंटरेस्टिंग। उस शख्स ने अगर ध्रुव को यहाँ डिनर के लिए बुलाया था, तो इसके पीछे उसका भी कोई पर्पस रहा होगा। कार में बैठने से पहले ध्रुव ने निहाल को फोन किया। निधि की तरह निहाल का फोन भी नहीं लग रहा था। निहाल से बात नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसने जसविंदर सिंह को कॉल की। जसविंदर ने फोन उठाते ही कहा, बॉस, मैं काफी लंबे समय से आपकी कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। जसविंदर सिंह काफी एक्साइटेड लग रहा था। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैंने तुमसे जो तैयार करने के लिए कहा था वो तैयार है? जवाब में जसविंदर ने कहा, वेल ध्रुव सर, ऑपरेशन लगभग शुरू हो चुका है, लेकिन अगली बार मुझे ये काम मत देना। मैं मारने पीटने के लिए बना हूँ। मुझे दिमाग का इस्तेमाल करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। दिमाग मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ही नहीं है। जसविंदर के कहने के अंदाज में ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स गुड दैट तुम सफल हो गए। खैर, अभी मुझे रोज सी होटल के इन्वेस्टर्स के बारे में पता करना है। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? रोज सी होटल के इन्वेस्टर्स को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन जब जसविंदर सिंह ने ध्रुव का सवाल सुना, तो उसने तुरंत ये कहा, ओके, ये काम मैं चुटकियों में कर सकता हूँ। थोड़ी देर बाद जसविंदर सिंह ने ध्रुव को कई सारे मैसेजेस भेज दिए।
मैसेज भेजने के बाद जसविंदर सिंह ने फिर पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं भी आपके साथ वहाँ आऊँ? मैं अभी निकला तो लगभग आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाऊंगा। जवाब में ध्रुव ने कहा। तुमको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ध्रुव जसविंदर के आने तक का इंतजार नहीं कर सकता था। दूसरी पार्टी कई महीनों से ध्रुव पर सीक्रेटली नजर रख रही थी। ध्रुव को अब उनके बारे में कुछ समझ में आ रहा था। जसविंदर सिंह ने आगे कुछ नहीं कहा, बस ध्रुव को अलर्ट करते हुए इतना ही कहा, प्लीज बी केयरफुल। शाम 7:30 बजे रोज सी रेस्टोरेंट में ध्रुव तय समय पर पहुंच गया था। दरवाजे पर काले सूट में कई लोग कतार में खड़े थे। दरवाजे पर मौजूद एक व्यक्ति ने जब ध्रुव को देखा तो वो तुरंत आगे बढ़कर उसको ग्रीट करते हुए बोला, मिस्टर गिल, आखिरकार आपसे मुलाकात हो ही गई और सच कहूँ तो मिलकर अच्छा लगा। सूट वाले शख्स को उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव आएगा और वो भी अकेला। ध्रुव ने उससे केवल एक लाइन बोली, लीड द वे। पूरे रोज सी रेस्टोरेंट को आज किसी ने बुक कर लिया था। सर्वर्स को छोड़कर पूरे रेस्टोरेंट में केवल एक ही शख्स मौजूद था। तभी निधि ने जब ध्रुव को देखा तो हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ध्रुव ने निधि को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। उसने अपनी ड्रेस चेंज कर ली थी और ये ड्रेस काफी एक्सपेंसिव लग रही थी। जाहिर था कि निधि आज एक इम्पोर्टेंट पार्टी अटेंड करने जा रही थी। ये ड्रेस। ध्रुव के चेहरे पर सवाल या निशान देखकर निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, ये ड्रेस तो मैंने अभी होटल में आने के बाद चेंज की है। मैं कैसे दिख रही हूँ? निधि ने अपनी ड्रेस पर हाथ फेरते हुए कहा। निधि ध्रुव से कुछ और बातें भी करना चाह रही थी, पर तभी उसे याद आया कि वो ध्रुव को इतने करीब नहीं आने दे सकती थी। इसलिए निधि पलट कर जाते हुए बोल गई, वैसे मैं तुमसे कुछ पूछने जा रही थी, पर तुम मेरे इतने करीब नहीं हो तो भूल जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। निधि को ऐसे बिहेव करते देखकर ध्रुव को कोई खास हैरानी नहीं हुई, पर उसने बात जारी रखने के लिए कहा, वैसे निधि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ डिनर करने आई हूँ। और तुम? ध्रुव के सवाल का जवाब देने के साथ ही निधि ने अपना सवाल पूछा। जवाब में ध्रुव ने कहा, मैं भी यहाँ डिनर करने ही आया हूँ। ध्रुव का जवाब सुनकर निधि थोड़ी हैरान होते हुए बोली, मुझसे झूठ मत बोलो, सच तो ये है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। निधि की बात पर ध्रुव ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो निधि। ध्रुव ने निधि से ये भी नहीं पूछा कि वो किसके साथ यहाँ डिनर करने आई थी। ध्रुव के लिए इतना ही काफी था कि निधि सेफ थी और मुस्कुरा रही थी। ध्रुव ना तो निधि की पर्सनल लाइफ की परवाह करता था, ना ही करना चाहता था। ध्रुव ने चारों ओर देखकर निधि से पूछा, वैसे वो शख्स कहाँ है जिसने तुम्हें यहाँ इनवाइट किया है? ध्रुव के सवाल पर निधि ने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, वो भी कॉन्सुलेट गया है, उसे वहाँ कुछ काम था। वो मेरा सीनियर था और एक्सचेंज स्टूडेंट भी। अभी वो एक साइंटिस्ट है और उसने इस इंडस्ट्री में काफी अचीवमेंट हासिल किए हैं। जब वो 20 साल का था तभी उसके आर्टिकल्स रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश होते थे और उसकी माँ फ्रेंच है और पापा भारतीय। उस शख्स के बारे में बताते वक्त निधि की आंखें खुशी से चमकती जा रही थी। निधि की बात खत्म होने से पहले ही एक शख्स रोज सी होटल के मेन गेट से आता दिखाई दिया। जैसे ही वो शख्स आया, रोज सी होटल में मौजूद सभी लोग उसका वेलकम करने आगे बढ़े। ध्रुव ने देखा वो काले रंग के अरमानी कस्टम मेड सूट में था और काफी स्मार्ट और स्टाइलिश लग रहा था। वो फ्रेंच माँ और भारतीय पिता का खून था, इसलिए उसका लुक काफी डिफरेंट था। जब वो सड़क पर चल रहा था तो सभी का ध्यान उस पर ही था। खासतौर पर लड़कियां उसे देखकर अपना दिल दे बैठी थी। इतना ही नहीं, फ्रेंच कॉन्सुलेट के पास खड़ी फ्रेंच लड़कियां भी उसे ही देख रही थी। वेटर ने जैसे ही उसे होटल के अंदर आते देखा तो तुरंत आगे झुककर बोला, मिस्टर मित्रन, प्लीज कम सर, वेलकम अगेन। उसे देखकर सभी अलर्ट हो गए थे। सब थोड़े डरे हुए से भी लग रहे थे। ध्रुव ने उसे एक नजर देखा तो पता चला कि वो रोज सी होटल में अकेला ही आया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि गिल फैमिली के पीछे यही शख्स हो। अजीब इत्तेफाक है। ये शख्स कभी एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर निधि के कॉलेज में आया था और निधि का सीनियर भी था। उसे देखकर निधि ने उसे ग्रीट करते हुए कहा, Hey, I'm here. निधि को देखते ही मित्रन मुस्कुराता हुआ सीधे निधि के पास आ गया। निधि को उसके फील्ड में काफी इंटरेस्ट था, इसलिए निधि ने क्यूरियसली पूछा, मित्रन, तुमने कहा था कि आज रात यहाँ बहुत सारे लोग आने वाले हैं, क्या वो सभी लोग आ गए हैं? मैं इस फील्ड के साइंटिस्ट्स और इन्वेस्टर्स से मिलना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले निधि ने इस फील्ड के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में रिसर्च किया था, जहां ऑनलाइन उसे कई प्रोजेक्ट्स देखने को मिले थे, जिनमें कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिन्हें निधि ने कॉलेज में अपने मेंटोर की गाइडेंस में चलाया था। पर बदकिस्मती से अंत में निधि को वो प्रोजेक्ट्स छोड़ने पड़े क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस बहुत धीमी थी।
किसी प्रोजेक्ट, खासतौर पर साइंस से जुड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना बहुत महंगा होता था। निधि की बात पर मित्रन ने मुस्कुराकर हाँ के अंदाज में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वो सभी लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं। और तुरंत उसकी नजरें ध्रुव पर आकर टिक गईं। वो अपने आप से पूछ रहा था, क्या यही ध्रुव है? लेकिन ध्रुव को देखकर पहली बात जो उसके दिमाग में आई वो ये कि ध्रुव की उससे कोई बराबरी नहीं है। उन दोनों के बीच का लेवल भी बराबर नहीं है। वो ध्रुव को कम आंक रहा था। हालांकि उसने अपने दिल की बात चेहरे पर नहीं आने दी। उसने अपनी तरफ से हाथ बढ़ाकर ध्रुव से कहा, ध्रुव, तुमसे पहली बार मिलकर खुशी हुई। ध्रुव ने मित्रन और निधि को कोई भाव नहीं दिया। उस समय ध्रुव के हाथ में गर्म चाय का कप था। ध्रुव ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी चाय मित्रन के हाथ में डालते हुए कहा, नाइस टू मीट यू बट नॉट। और अब तुम भाड़ में जाओ, दोबारा दिखना नहीं। ध्रुव को मित्रन के हाथ पर गर्म चाय डालते देख निधि चिल्लाई, ध्रुव, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ध्रुव की इस हरकत को कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता था, लेकिन ध्रुव की नजर में ये तो बस एक शुरुआत थी। हालांकि अगले ही पल ध्रुव की आंखें हैरानी से फट गईं, क्योंकि मित्रन ध्रुव को देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए निधि से बोला, निधि, रिलैक्स, इट्स ओके। देखो, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। ध्रुव ने अपने हाथ में गर्म चाय की तरफ देखा और फिर मित्रन के चेहरे की ओर। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी गर्म चाय डालने पर भी उसे कुछ नहीं हुआ। क्या इस मित्रन ने मार्शल आर्ट की इतनी अच्छी प्रैक्टिस की है कि अब गर्म चाय डालकर भी इसके हाथों पर कोई असर नहीं होता? इतनी गर्म चाय डालने पर भी उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई असर ही ना पड़ा हो। इंटरेस्टिंग। मित्रन ने ध्रुव की इस हरकत के लिए उसे ब्लेम भी नहीं किया, उल्टा मुस्कुराकर निधि से कहा, मिस्टर गिल ने ये जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, इट्स ओके। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी चाय ठंडी थी या मित्रन की सहन शक्ति इतनी अच्छी थी। जो भी हो, पर इस छोटी सी हरकत से एक बात तो तय थी कि मित्रन कोई साधारण इंसान नहीं था। वहीं निधि अभी भी ध्रुव से नाराज थी। उसने ध्रुव को गुस्से में देखकर कहा, ध्रुव, मेरे सीनियर से माफी मांगो। निधि को गुस्से में देखकर ध्रुव मुस्कुराकर निधि को देखता रह गया। मित्रन से माफी? ध्रुव के लिए यह नामुमकिन था। उल्टा मित्रन को अपनी जान की भीख मांगनी चाहिए, क्योंकि कोई भी शख्स जो तृप्ति की घटना से जुड़ा होगा उसे दर्दनाक मौत मिलनी तय है, चाहे वो कोई भी हो। ध्रुव के कुछ बोलने से पहले मित्रन ने मुस्कुराकर टालते हुए कहा, नहीं, माफी की कोई जरूरत नहीं। फिर निधि की तरफ देखकर कहा, निधि, मैं ठीक हूँ, मेरे हाथ को देखो, ये बिल्कुल ठीक है। इतना कहकर उसने अपना हाथ बढ़ाकर निधि को दिखाया। उसके हाथ को कुछ नहीं हुआ था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसके ऊपर अभी अभी गर्म चाय डाली गई हो। जब निधि को यकीन हो गया कि उसका सीनियर सचमुच ठीक है तो उसने कहा, ठीक है। फिर निधि ने ध्रुव की ओर देखा और कहा, तुम अभी जाओ यहाँ से या बाहर जाकर मेरा इंतजार करो। निधि के सवाल पर ध्रुव ने मुस्कुरा कर कहा, पर क्यों? ध्रुव के सवाल पर निधि को गुस्सा आ गया, पर मित्रन के सामने वो ध्रुव को कुछ कहना नहीं चाहती थी। उसे समझ नहीं आया कि ध्रुव यहाँ से जाने के बजाय यहाँ खड़ा खड़ा सवाल जवाब क्यों पूछ रहा था। निधि आज प्रगति मैदान की ओपनिंग सेरेमनी को छोड़कर रोज सी होटल आई थी। इसके पीछे निधि का कोई कारण होगा। प्रगति मैदान की ओपनिंग सेरेमनी के बजाय रोज सी होटल में आने वाले लोगों से मिलना निधि को ज्यादा अच्छा लग रहा था। साथ ही यहाँ जो भी फैसला लिया जाएगा वो आने वाले समय में वर्मा फैमिली के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। देखो ध्रुव, अगर मैं तुमसे वापस जाने के लिए कह रही हूँ तो वापस चले जाओ। इतने सारे सवाल क्यों करते हो? निधि के कहने पर भी ध्रुव होटल से जाने को तैयार नहीं था, इसलिए निधि ने थोड़ा डांटते हुए ध्रुव से कहा। निधि हमेशा से ही थोड़ी डोमिनेटिंग थी। वो लोगों पर हुक्म चलाना अच्छे से जानती थी और आमतौर पर ध्रुव इस तरह से खड़े होकर बहस नहीं करता था। इसलिए निधि को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो ध्रुव अभी तक चला जाता। इसलिए निधि ने ध्रुव के कान के पास आकर धीरे से कहा, ज्यादा मत सोचो, अभी तुम सीधे घर जाओ, अपना काम पूरा करो, मैं भी सीधे घर आ जाऊंगी। निधि की बात सुनकर ध्रुव और भी ज्यादा हैरान था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि निधि इस तरह से उसे घर जाने को कहेगी। क्या ये निधि सचमुच मुझे अपना पति मानने लगी है? ध्रुव निधि को देखकर हैरान खड़ा था। वहीं निधि की नाराजगी बढ़ती जा रही थी। ये ध्रुव मना करने के बाद भी जाता क्यों नहीं है? अभी निधि ध्रुव से कुछ कहती तब तक मित्रन ने कहा, निधि, दरअसल मैंने ध्रुव को यहाँ इनवाइट किया है। जब निधि ने ये सुना तो वो और भी परेशान थी। निधि ध्रुव को नापसंद नहीं करती थी, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि ध्रुव इस प्रोग्राम में शामिल होने लायक नहीं है। शायद उसे ये भी समझ नहीं आया कि यहाँ पार्टिसिपेट करने वाले लोग किस बारे में बात कर रहे हैं।
इससे भी ज्यादा हैरानी की बात निधि के लिए ये थी कि उसका सीनियर ध्रुव को कैसे जानता था। इसलिए निधि ने मित्रन से पूछा, तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या तुम उसे जानते हो? मिस्टर मित्रन ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, हाँ, दरअसल हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं, है ना ध्रुव? इतना कहकर मित्रन ने ध्रुव को आंख मारी। अगर ये कहा जाए कि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे तो गलत नहीं था। खासकर ध्रुव का घर जलाए जाने के बाद से एक दूसरे को जानना दोनों के लिए बहुत जरूरी था। ध्रुव ने हाँ के अंदाज में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, इनफैक्ट हमारी जान पहचान बरसों पुरानी है। निहाल अभी तक ध्रुव के सामने नहीं आया था। ध्रुव उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। ध्रुव जानता था कि अगर मित्रन ने उसे यहाँ इनवाइट किया है तो उसे अपने आप पर पूरा यकीन होगा। मित्रन को लग रहा था कि वो ध्रुव को कंट्रोल कर सकता है, पर यह अफसोस की बात थी कि उसने ध्रुव को कमतर आंका था और ध्रुव खुद भी यहाँ आने से पहले पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होकर आया था। ध्रुव को लगता था कि चाहे वो कोई भी लोग हों, पर ध्रुव के सामने उनकी एक भी नहीं चलेगी और आज उन्हें ध्रुव के हाथों बर्बाद होना पड़ेगा। निधि ने ध्रुव से पूछा, तुम सच में मेरे सीनियर को जानते हो ध्रुव? निधि ने बेहद हैरानी भरी आंखों के साथ ध्रुव की ओर देखा, मानो कह रही हो कि उसके सीनियर को जानना ध्रुव के लिए इज्जत की बात थी। पर मित्रन ने बात संभालते हुए कहा, वेल, छोड़ो, अब इस बारे में और बातें नहीं करते। जल्द ही कई देशों के इन्वेस्टमेंट से जुड़े डेलीगेट्स आने वाले हैं। फिर मित्रन ने निधि की तरफ देखकर कहा, निधि, असल में ध्रुव वो नहीं है जो तुम समझती हो। सच कहूं तो ध्रुव एक बहुत बड़ी फैमिली का वारिस है और ये केवल पैसे वाला ही नहीं है बल्कि बहुत स्मार्ट भी है। बस कभी कभी ध्रुव ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। फिर मित्रन ने मुस्कुराते हुए ध्रुव की तरफ देखकर कहा, ध्रुव, तुम क्या सोचते हो? हमारी साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बारे में तुमने कुछ सोचा है? निधि शॉक्ड थी। ध्रुव के बारे में मित्रन ने जो कुछ भी कहा वो निधि की सोच से परे था। इसके अलावा मित्रन ध्रुव को फॉरेन डेलीगेट्स के साथ उसके प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कह रहा था। ये प्रोजेक्ट्स केवल इन्वेस्टर के लिए ही नहीं, किसी देश के लिए भी बहुत जरूरी था और उत्तर प्रदेश के कई बड़े इन्वेस्टर्स की नजर इस प्रोजेक्ट पर थी। मित्रन ही वो इंसान था जिस पर सबका ध्यान था, पर मित्रन ने खास तौर पर ध्रुव को अलग से बुलाया था। ध्रुव ने कहा कि वो यहाँ डिनर पर आया है। इसका मतलब मित्रन ध्रुव के साथ डिनर करना चाहता था। निधि को आज एक के बाद एक नए नए सरप्राइजेस मिल रहे थे। सबसे पहले मैकलिस्टर क्लब का असिस्टेंट मिस्टर मेहता ध्रुव को जानता था। अब पता चल रहा है कि उसके सीनियर मित्रन ने ध्रुव को डिनर पर बुलाया था। निधि हैरानी से ध्रुव को देख रही थी। क्या निधि के पापा ने जो कहा वो सच था? क्या ये सच है कि ध्रुव का इन्फ्लुएंस, बैकग्राउंड और तो और उसकी आइडेंटिटी भी लोगों की सोच से परे है? मित्रन ने एक नैपकिन पेपर से अपने हाथ की चाय को साफ करते हुए ध्रुव से कहा, मिस्टर गिल, मेरी रिपोर्ट की माने तो अभी तुम्हारे पास में 30,000 करोड़ रुपए होने चाहिए। मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि तुम कितना इन्वेस्ट करने जा रहे हो? इतना कहकर मित्रन ने जानबूझकर ध्रुव को आंख मारी। ऐसा लग रहा था कि वो ध्रुव को बताना चाहता था कि न केवल उसे ये पता है कि ध्रुव के पास कितने पैसे हैं, बल्कि वो ये भी जानता है कि ध्रुव ने कितने पैसे कहाँ खर्च किए हैं। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि ध्रुव उससे कैसे लड़ सकता है। इसलिए उसके सामने उसने ध्रुव को अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का ऑफर दिया। ऐसे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना बहुत जरूरी होता है। अगर ध्रुव थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया तो उसे बाद में बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता था। गिल फैमिली में उत्तराधिकार पाने के लिए अनगिनत एग्जामिनेशन रूल बनाए गए थे और इन नियमों में परफॉर्मेंस सबसे जरूरी शर्त थी और परफॉर्मेंस के भी कुछ स्टैंडर्ड्स थे जिन्हें पूरा करना होता था। ध्रुव ने मित्रन से पूछा, ओह, तुम्हें मेरे बारे में काफी कुछ पता है। वैसे तुम कितना इन्वेस्टमेंट चाहते हो? ध्रुव के सवाल पर मित्रन ने एक पल भी नहीं सोचा और तपाक से बोल दिया, 10,000 करोड़ रुपए। मानो मित्रन पहले से ही सोच कर आया हो कि वो ध्रुव से 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट निकाल लेगा। मित्रन के लिए 10,000 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं थी, ना ही ध्रुव के लिए भी ये कोई छोटी रकम थी। ध्रुव को निहाल से पता चला था कि गिल फैमिली के वारिस की शुरुआती रकम 30,000 करोड़ रुपए थी। इतनी रकम किसी देश को हिला देने के लिए काफी थी। अभी मित्रन और ध्रुव के बीच बातें चल ही रही थीं कि एक के बाद एक कई लोग रोज सी रेस्टोरेंट में आते दिखाई दिए। आने वालों में देश भर के कई पैसे वाले लोग, कई पावरफुल फैमिलीज, सरकार, मीडिया और विदेश के साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट से जुड़े लोग थे। सभी लोग इस प्रोजेक्ट पर पूरा ध्यान दे रहे थे। ये प्रोजेक्ट ह्यूमन हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता था।
क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं? इतना कहकर ध्रुव मुस्कुराने लगा। ध्रुव की बात मित्रन को समझ में नहीं आई। इस समय ध्रुव के मुस्कुराने का कोई तुक नहीं बनता था। मित्रन ने हैरानी से पूछा, ध्रुव, क्या मतलब है तुम्हारा? मित्रन के सवाल पर ध्रुव की मुस्कान हंसी में बदल गई। यहाँ आने से पहले ही ध्रुव अच्छे से जानता था कि ये एक ट्रैप था। हालांकि ध्रुव को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। अगर ये एक ट्रैप था तो इसे ध्रुव गिल फैमिली के दूसरे उत्तराधिकारियों के लिए इस्तेमाल करने वाला था। ध्रुव ने हंसते हुए पूछा, अच्छा, पहले तुम मुझे ये बताओ, मुझे इस प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? ध्रुव के सवाल पर मित्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं, ये देश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा और आज तक का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है। तुम्हें इसमें इन्वेस्ट करना ही चाहिए। 10,000 करोड़ रुपए काफी होते हैं। इसमें ध्रुव प्रोजेक्ट के प्रोस्पेक्ट्स, ढेर सारे पैसे, अपनी रेपुटेशन और इन सबसे बढ़कर निधि की नजरों में अपने लिए इज्जत आसानी से कमा सकता था। मित्रन कहता जा रहा था, भले ही इस प्रोजेक्ट में नुकसान हो, पर हमें अपने देश के लोगों के लिए इस तरह की प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, है ना निधि? मित्रन ने जानबूझकर निधि को अपनी बातों में इन्वॉल्व करने की कोशिश की। निधि ने मित्रन की बात पर हाँ के अंदाज में सिर हिलाया। वो अभी कुछ कहने की कंडीशन में नहीं थी। वो सोच के हैरान थी कि ध्रुव के पास 30,000 करोड़ रुपए थे, क्योंकि ध्रुव ने वर्मा फैमिली से 10,000 करोड़ रुपए अनकंडीशनल उधार लिए थे। निधि बहुत सदमे में थी। उसे हमेशा लगता था कि ध्रुव के मन में उसके लिए कोई खास इमोशन नहीं है, लेकिन निधि समझ नहीं पा रही थी कि 30,000 करोड़ रुपए ध्रुव के पास थे तो उसे वर्मा फैमिली से उधार लेने की जरूरत क्यों पड़ी? ध्रुव के पैसों का क्या हुआ? उधर निधि की हाँ मिलने के बाद मित्र ने आगे कहा, ध्रुव, जहां तक मुझे पता है तुमने अपना सारा पैसा दिल्ली में इन्वेस्ट कर दिया है। मैंने एक टॉप लेवल फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात की थी। उनका मानना है कि भले ही तुम्हारा नजरिया बहुत स्टेबल है, लेकिन केवल दिल्ली में इन्वेस्ट करने के कारण तुम कई बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में हाथ डालने से चूक गए हो। और इस प्रोजेक्ट में मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। तुम चाहो तो अपनी दिल्ली में कंपनियों का आधा हिस्सा मुझे हाफ रेट पर बेच सकते हो। ये पैसे तुम इस प्रोजेक्ट में लगा सकते हो। बेशक यही समय है जब तुम इस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि बाद में तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होगा। मित्रन ने अपनी अंतिम लाइन कही तो उसकी आंखों में नरमी आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में ध्रुव की मदद करना चाहता हो। ये सच था कि ध्रुव ने अपना सारा पैसा दिल्ली में लगा दिया था। ध्रुव ने केवल दिल्ली में ही पूरे 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। आम लोग इसका पता भी नहीं लगा सकते थे, लेकिन मित्रन भी गिल फैमिली के उत्तराधिकारियों में से एक था, इसलिए वो इसका पता आसानी से लगा सकता था। ध्रुव ने 30,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। ध्रुव अपने हाथ फैलाकर सोफे पर आराम से बैठ गया और वो काफी कंफर्टेबल लग रहा था। उसने अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखते हुए कहा, तो तुम जानते थे कि मैंने अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है और मेरे इन्वेस्टमेंट को लेकर तुम टॉप लेवल फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात भी कर चुके हो। इतना कुछ जानने के बाद भी तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या इतनी मेहनत सिर्फ मेरी कंपनियों को आधे दाम पर खरीदने के लिए कर रहे हो? ध्रुव की बात खत्म होने तक ऐसा लगा जैसे मित्रन गुस्से से उबल रहा हो। वो गुस्से में बड़बड़ाने लगा, तुम हार चुके हो ध्रुव। तुम खेल शुरू होने से पहले ही हार गए। फैमिली का वारिस बनने के नजरिए से तुम पूरी तरह से हार चुके हो। तुमने केवल स्टेबिलिटी पर ध्यान दिया है, लेकिन तुम नहीं जानते हमारी फैमिली को तुम्हारे जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। हमें एम्बिशियस लोग पसंद है। दिल्ली के लेआउट को स्टेबल रखने के लिए तुमको उन कंपनियों को ऊंची कीमत पर खरीदना भी होगा। भले ही तुम इतने पैसे वाले हो, पर तुम हार चुके हो। ऐसा लगा जैसे मित्रन की बात का ध्रुव पर कोई फर्क ही ना पड़ा हो। उसने मित्रन की आंखों में आंखें डालकर कहा, फैमिली को कैसे लोग चाहिए इसकी चिंता तुम मत करो, और मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम्हें मेरे पैसों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तभी ध्रुव के मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया। जसविंदर ने मैसेज भेजा था, जिसे देखने के बाद ध्रुव का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। ध्रुव ने फिर से कहा, पर अफसोस की बात है मित्रन, तुम मुझे अच्छे से नहीं जानते। मैं हमेशा बहुत कंजूस रहा हूँ और कभी भी किसी भी चीज के लिए ज्यादा कीमत नहीं चुकाई है। मित्रन की समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ध्रुव की आवाज में इतनी ताकत कहां से आ गई। ध्रुव अभी भी दिखावा क्यों कर रहा था? ध्रुव कॉन्फिडेंटली कहता जा रहा था, मैंने उस 30,000 करोड़ रुपए में से कुछ को सीक्रेटली किसी और जगह इन्वेस्ट किया था, जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं है। इतना ही नहीं, 10,000 करोड़ रुपए जिसे वर्मा फैमिली ने पिछली बार लेने से मना कर दिया था, वो भी इन्वेस्ट कर दिया गया है। ध्रुव की बात सुनकर मित्रन हैरान था। फिर भी उसने दिखावा करते हुए कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पैसे कहां लगाए हैं, पर अगर तुम्हें शॉर्ट टर्म में अपने पैसों की जरूरत पड़ी तो वापस नहीं निकाल पाओगे।
आज गिल फैमिली के लोग रोज सी होटल में आ रहे हैं। मित्रन ऐसे बात कर रहा था जैसे ध्रुव सांस लेने के लिए तड़प रहा हो, उसे पैसों की सख्त जरूरत हो, पर ध्रुव पहले की ही तरह रिलैक्स था। मैं पैसे वापस नहीं निकाल पाऊंगा? मैं अपना पैसा क्यों वापस निकालूंगा? ध्रुव और भी ज्यादा मिस्टीरियस अंदाज में बोला। अगर मुझे पैसों की जरूरत होगी तो तुम किस लिए हो? मुझे ये पैसे तुम दोगे। इतना कहकर ध्रुव मुस्कुरा दिया। मित्रन को इसका मतलब समझ में नहीं आया। उसने पूछा, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं क्या करूं, हंसूं? नो किडिंग ध्रुव, हम सीरियस बातों पर डिस्कस कर रहे हैं। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, मजाक कर रहा हूं? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? इतना कहकर ध्रुव ने अपने मोबाइल फोन पर आए मैसेज को देखते हुए कहा, तेजस्वी मित्रन, उम्र 26 साल, तुम्हारे पापा बंगाली हैं और उनका नाम संतोष है। उनके नेट एसेट्स की वैल्यू 56,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। तुम्हारी मां समांथा एल्डो फ्रांस के हेक्सिया से हैं। उनकी नेटवर्थ भी 90,000 करोड़ रुपए है। उनको दक्षिण पूर्व एशिया का सपोर्ट भी मिल रहा है। भले ही वो काफी अमीर और पावरफुल हैं, लेकिन वो लोगों की नजरों में नहीं आती हैं, खुद को छुपा कर रखती हैं। इसके बाद ध्रुव ने बहुत सारी जानकारी पढ़ी। तेजस्वी की नजर में ध्रुव ने जो कुछ भी कहा उसके बारे में बात करने में मित्रन की फैमिली में भी मनाही थी। ये सारी बातें टॉप सीक्रेट्स थी। सारी जानकारी पढ़ने के बाद ध्रुव ने कहा, तो तेजस्वी, मैंने कहा था ना, जब मुझे पैसों की जरूरत होगी तो तुमको मुझे देने ही होंगे। नहीं तो तुम जानते ही हो मेरे पास जो कुछ है गिल फैमिली के वारिस की दौड़ से तुमको बाहर निकालने के लिए काफी है। तुम्हें ये सारी जानकारियां कैसे मिली? तेजस्वी मित्रन ने हैरान होकर ध्रुव से पूछा। ध्रुव ने जैसे ही तेजस्वी की जानकारियां बाहर निकाली, उन दोनों के बीच की टेंशन बढ़ गई। एक ही पल में तेजस्वी के चेहरे का सारा चार्म गायब हो गया था। उसकी आंखों के एक्सप्रेशंस बदल गए थे। अब वो पहले जैसा फ्रेंडली नहीं लग रहा था। तेजस्वी ने ध्रुव के मुंह से ये सारी जानकारियां सुनी तो वो कांप उठा। इतनी जानकारियां उसे गिल फैमिली के वारिस पद की दौड़ से बाहर करने के लिए काफी थी। खासतौर पर उसकी माँ के बारे में जो जानकारी ध्रुव ने बताई थी। उसकी माँ को बहुत बड़े बड़े लोग सपोर्ट कर रहे थे, खासतौर पर स्टील ट्रियो, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते थे। तेजस्वी और ध्रुव पहली बार मिल रहे थे और ध्रुव को न केवल तेजस्वी के बारे में सब कुछ पता था, बल्कि ध्रुव को उससे जुड़ी टॉप सीक्रेट जानकारियां भी पता थीं, जो कि सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा था। तेजस्वी को हैरानी इस बात की थी कि कई जानकारियां उसे खुद भी नहीं पता थी। ध्रुव ने तेजस्वी का मजाक बनाते हुए पूछा, 30,000 करोड़ रुपए? क्या तुमको सचमुच लगता है कि मैं अपना सारा पैसा दिल्ली में इन्वेस्ट करूंगा? इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी था, लेकिन अपने कंपेटिटर्स से आगे रहना और भी ज्यादा जरूरी था। ध्रुव अच्छे से जानता था कि अगर उसे जीतना है तो खुद के बारे में और अपने दुश्मन के बारे में हर जानकारी जुटानी होगी। इसलिए आज ध्रुव के पास इतनी सटीक इंफॉर्मेशन थी कि तेजस्वी भी परेशान था। जसविंदर से पहली बार मिलने के बाद ध्रुव को जसविंदर की असली आइडेंटिटी पता चल गई थी। जसविंदर सिंह एक टॉप क्लास मर्सनरी था। कभी उसके पास एक पूरी आर्मी थी जिसके पास दुनिया की हर इंफॉर्मेशन होती थी। जसविंदर सिंह ने एक बार कहा था कि उनकी टीम को अपनी जरूरत की सीक्रेट इंफॉर्मेशन एक स्पेशल एजेंसी से मिलती थी। उस एजेंसी का नाम था हॉक आई और ये एजेंसी अंडरग्राउंड वर्ल्ड में काफी एक्टिव थी। उस 30,000 करोड़ रुपए का आधा हिस्सा ध्रुव ने हॉक आई में लगा दिया था। उसने इस मिस्टीरियस एजेंसी में इन्वेस्ट किया था, जिसका नतीजा ये था कि इस समय ध्रुव का कंपेटिटर तेजस्वी हैरान खड़ा था। तेजस्वी ने फिर से पूछा, तुम्हें ये जानकारी कहां से मिली? जवाब में ध्रुव ने बेफिक्री के साथ कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या ये खबर तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आज का टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट? तुम ठंडे दिमाग से सोचकर बताओ, तुम्हारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है? बेशक ध्रुव तेजस्वी को कभी ये नहीं बताएगा कि वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन कैसे जानता था। यह उसका ट्रम्प कार्ड था, जिसे उसने तेजस्वी की बैकग्राउंड का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया था। निधि इतनी देर से दोनों की बातें सुन रही थी। उसके मन में अपने सीनियर तेजस्वी के लिए बहुत इज्जत थी और यहाँ ध्रुव के सामने वो हारा हुआ सा लग रहा था। इसलिए निधि ने पूछा, ध्रुव, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उसने ध्रुव को एक तरफ खींचते हुए कहा, देखो ध्रुव, इस समय कुछ भी बेवकूफी मत करो। शुक्र करो तेजस्वी ने तुम्हें आज इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ इनवाइट किया है, क्योंकि तुम्हारे पास इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे हैं। मुझे ये सब पहले नहीं पता था।
अगर मुझे पता होता तो मैं तुमको दिल्ली में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं कहती। निधि को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि ध्रुव के पास इतना पैसा होगा। जितने पैसों की बात हो रही थी उतने तो वर्मा फैमिली कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। ध्रुव ने निधि की बात पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और तेजस्वी को देखकर फिर से कहा, देखो तेजस्वी, लोग आने लगे हैं और तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो किसी के सीक्रेट्स दूसरों को नहीं बताता, मतलब कि तुम्हारी सच्चाई छिपा सकता हूं, पर इसमें तुम्हें बहुत खर्च आएगा। राज दिल में छिपाने की भी तो फीस लगती है। तेजस्वी ने बाहर से आते हुए लोगों को देखा और उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे अपने राज लोगों के आगे खुल जाने से डर लग रहा था। साथ ही साथ जो लोग आज यहाँ होटल सी रोज में आ रहे थे वो सभी सरकार से जुड़े बड़े बड़े लोग थे, कई बड़े ऑफिसर्स थे। अगर उन्हें तेजस्वी की मां के बारे में पता चल जाता तो तेजस्वी के लिए मुश्किलें बढ़ जानी तय थी। तेजस्वी जो यहाँ ध्रुव को मूर्ख बनाने आया था, अब खुद ध्रुव के हाथों ब्लैकमेल हो रहा था। और मजे की बात यह थी कि वो खुद चाहता था कि ध्रुव इसके बदले कुछ भी मांग ले। उसने अपने दांत पीसते हुए दबी आवाज में पूछा, तुम क्या चाहते हो? अब सारा फैसला ध्रुव को करना था। ध्रुव ने बगैर सोचे जवाब दिया, 16,000 करोड़ रुपए, बस। मैं तुम्हारे सारे राज दिल में दफन कर दूंगा। ध्रुव की बात सुनकर तेजस्वी गुस्से में बोला, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तेजस्वी के पास केवल 16,000 करोड़ रुपए ही थे, जिसका इस्तेमाल वो आज रात इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए करने वाला था। और ध्रुव जानता था कि उसके पास 16,000 करोड़ रुपए थे। तेजस्वी अपने आप को कोस रहा था कि उसने बेमतलब में ध्रुव को क्यों छेड़ दिया। उसे ध्रुव के अकाउंट में कितने रुपए हैं ये ध्रुव को बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसकी इस हरकत के बाद ध्रुव ने उसकी सारी जन्म कुंडली खोल दी थी। और अब मामला ये था कि ध्रुव उसके पास बचे 16,000 करोड़ रुपए भी ले जाना चाहता था। ध्रुव ने देखा कि तेजस्वी अभी भी कंफ्यूज था, तो ध्रुव ने फिर से समझाया, मुझे विश्वास है कि तुम सही चुनाव करोगे, चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो। अगर तुम उसे इस्तेमाल करने के लिए जिंदा ही नहीं बचे तो सब बेकार होगा। ध्रुव ने सोफे पर आराम से बैठते हुए कहा। तुम? तेजस्वी गुस्से में ध्रुव से कुछ कहने जा रहा था, पर अपनी सिचुएशन को देखकर चुप हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। ध्रुव ने अभी जो कुछ कहा था उनमें से एक भी बात बाहर निकली तो उसकी जान भी जा सकती थी, और जैसे ही बात लोगों की नजर में आएगी तो इसका असर उसकी मां पर भी पड़ेगा। तेजस्वी मित्रन के पास 16,000 करोड़ रुपए थे, लेकिन कोई दूसरा मौका नहीं था। बहुत सोचने के बाद अंत में तेजस्वी ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, ओके ध्रुव, तुम जीत गए। इतना कहकर तेजस्वी ने अपने बटलर से तुरंत ध्रुव को पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा, पर बटलर डरा हुआ था। पर मिस्टर मित्रन? उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तेजस्वी ने उसका मुंह बंद कराते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, ट्रांसफर करो तुरंत। बटलर के पास पैसे ट्रांसफर करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये देख के कि पैसे उसके अकाउंट में आ गए हैं, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके साथ डील कर बहुत अच्छा लगा मिस्टर मित्र। अगली बार ऐसी कोई अच्छी डील हो तो प्लीज मुझे थोड़ी जल्दी बता दीजिएगा। वैसे क्या आप मुझे आज रात अपने साइंटिस्ट से मिलवा सकते हैं? ध्रुव को इस तरह से मजाक बनाता देखकर तेजस्वी का चेहरा काला पड़ गया। दिल में उसने सारी गालियां बक दी थी, पर मुंह से एक भी शब्द नहीं बोला। उसे लग रहा था कि अगर वो ध्रुव को बुलाएगा तो ध्रुव पूरी तैयारी से आएगा, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव आते ही उसकी सारी जन्म कुंडली ही खोल देगा। थोड़ी देर में ही होटल में लगभग सभी लोग आ चुके थे और तेजस्वी के चेहरे से सारी खुशी छिन चुकी थी। अब उसके पास पैसे नहीं थे और खुद को बचाने का एकमात्र तरीका यही था कि ध्रुव को इन्वेस्ट करने के लिए मनाया जाए। ने मेरी इज्जत रख ली। ध्रुव ने तेजस्वी के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था। पूरे इवेंट के दौरान तेजस्वी बेहद उदास था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने दबा रखा था। ध्रुव ने उसे नेगोशिएशन का कोई मौका नहीं दिया था। सभी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करने के बाद ध्रुव ने रेड वाइन का ग्लास उठाकर तेजस्वी के साथ चीयर्स के अंदाज में उसे बढ़ाया। सभी के चले जाने के बाद तेजस्वी ने ध्रुव से कहा, ध्रुव, जहां तक मुझे पता है तुमको गिल फैमिली का उत्तराधिकारी बने अभी 2 महीने से भी कम समय हुआ है। शायद तुम अभी भी कुछ विरासत के लिए जरूरी टर्म्स और इनहेरिटेंस राइट को समझ नहीं पाए हो। इनहेरिटेंस राइट पर यह बात साफ तौर पर लिखी है कि गिल फैमिली के उत्तराधिकारियों के बीच कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। पर ध्रुव अभी भी पहले की ही तरह बेफिक्र और केयरलेस था। उसने जवाब दिया, डोंट वरी, मुझे तुमसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे निहाल कहाँ है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब निहाल को रिहा कर देना चाहिए? एक्चुअली हमें अब घर जाना है।
यहाँ आकर ध्रुव को काफी फायदा हुआ। उसने इंटेलिजेंस एजेंसी में जितना पैसा लगाया था उसके 2 गुने से भी ज्यादा वसूल कर लिया था। इसलिए ध्रुव इस समय काफी खुश नजर आ रहा था। निहाल को अब छोड़ने का समय आ गया था। तेजस्वी को आज बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। उसने सिर हिलाते हुए कहा, ओके। भले ही तेजस्वी शांत लग रहा था, लेकिन बात करते समय उसका लहजा एकदम बदल गया था। इन सब के बीच निधि सबसे ज्यादा कंफ्यूज थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर वो इतना जरूर जानती थी कि उसने यहाँ जो कुछ भी होते हुए देखा, जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया, वो नॉर्मल नहीं था। थोड़ी देर बाद निहाल भी आता दिखाई दिया। ध्रुव सर, आप यहाँ क्यों? आप यहाँ कैसे? ध्रुव को देखकर निहाल थोड़ा हैरान लग रहा था। ध्रुव ने निहाल से आगे कुछ नहीं पूछा। वो बस घूम गया और चलते हुए बोला, चलो। निहाल ध्रुव के पीछे पीछे चल दिया और उसे भी एहसास हो गया कि तेजस्वी के चेहरे पर कुछ गड़बड़ थी। निहाल ने पूछा, ध्रुव सर, आप और मिस्टर मित्रन एक दूसरे से मिल चुके हैं क्या? ध्रुव ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और अभी अभी मैंने 16,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। ध्रुव की बात सुनकर निहाल ने डरते हुए ध्रुव को देखकर कहा, नहीं सर, ये नहीं चलेगा। ध्रुव सर, अगर आप उससे पैसे लेते भी हैं तो भी आप इसे अपने फंड में नहीं ले सकते। इससे फैमिली नाराज हो जाएगी। पर निहाल के कहने पर भी ध्रुव को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सहज मुस्कान के साथ कहा, उसने मेरा घर जला दिया और एक ऐसा एक्सीडेंट किया जिसके कारण आज तृप्ति हॉस्पिटल में है। ये मुद्दा केवल 16,000 करोड़ रुपए से हल नहीं हो सकता। निहाल के चेहरे पर डर लग रहा था। निहाल को समझ में नहीं आ रहा था कि ध्रुव ने तेजस्वी मित्रन से पैसे कैसे निकलवा लिए, लेकिन तेजस्वी मित्रन कोई साधारण इंसान नहीं था। निहाल ध्रुव को और भी कुछ समझाना चाहता था, पर ध्रुव निहाल और निधि को साथ लेकर रोसी होटल से बाहर आ गया। निहाल का दिल अभी भी शांत नहीं हो पा रहा था। उसे किसी खतरे का आभास हो गया था, इसलिए उसने ध्रुव से कहा, सर, मैं अभी कुछ देर पहले गिल फैमिली के असिस्टेंट से मिला था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी उत्तर प्रदेश भी आ जाएगी। फैमिली असिस्टेंट? ध्रुव ने हैरानी से कहा। उसने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं सुना था, इसलिए निहाल ने बताया, फैमिली असिस्टेंट के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। असल में इसे फैमिली के लिए नहीं, बल्कि फैमिली के उत्तराधिकारियों के लिए रखा जाता है। कहने का मतलब यह है कि फैमिली असिस्टेंट गिल फैमिली के उत्तराधिकारियों की एलिजिबिलिटी को इवैल्यूएट करती है। निहाल की बात खत्म होते ही ध्रुव ने काउंटर क्वेश्चन पूछा, निहाल, ये असिस्टेंट किस बेसिस पर इवैल्यूएशन करती है? आई मीन टू से, इनके इवैल्यूएशन का आधार क्या है? निहाल ने शांति से जवाब दिया, मनी, कनेक्शंस, पावर। बेशक यहाँ एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो ये कि बाकी के उत्तराधिकारियों के साथ तुम्हारे रिलेशन कैसे हैं। आप आज रात तेजस्वी से मिलने आए तो ये मामला डेफिनेटली आपको इफेक्ट करेगा। आज रात ही मुझे पता चला है कि तेजस्वी के पास और भी कई लोगों का सपोर्ट है। वो आपसे बहुत अलग है। आपको विरासत का अधिकार आपके दादाजी के कारण मिला है। जहां तक तेजस्वी का सवाल है, उसने पहली बार गिल फैमिली का काम संभाला है। ऐसे लोग या तो इतने केपेबल होते हैं कि गिल फैमिली उन पर भरोसा कर सके, या इनके पास बहुत अच्छे कनेक्शन होते हैं। ध्रुव ने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि सच में तेजस्वी का बैकग्राउंड काफी पावरफुल था। जैसे ही ध्रुव चला गया, तेजस्वी के बगल में खड़ा हुआ बटलर झुककर तेजस्वी के कान में फुसफुसाया, सर, हमारे लिए क्या ऑर्डर है? हमें क्या करना चाहिए? तेजस्वी ने मुस्कुराकर कहा, मैं और क्या कर सकता हूँ? मैं किसी को भी अपना 1 रुपया भी छीन कर जाने नहीं दे सकता। बटलर ने सिर हिलाकर कहा, समझ गया सर। अगर ऐसी बात है तो क्या मैं पैंथर को काम पर भेज दूं? तेजस्वी की हाँ सुनते ही बटलर ने अपना सूट उतार दिया। अंदर उसने कॉम्बैट सूट पहन रखा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे WWF का कोई पहलवान आर्मी की स्पेशल यूनिट का कॉम्बैट सूट पहन कर आ गया हो। तेजस्वी ने उसे देखकर अपने आप से कहा, ध्रुव, मैं गिल फैमिली के नियमों के बारे में बाकी सबसे ज्यादा जानता हूँ। मेरे पास फैमिली के रूल तोड़े बगैर तुम्हें मारने के 100 तरीके हैं। चाहे तुमने कितना भी पैसा खर्च किया हो और इंटेलिजेंस एजेंसी में कितना भी पैसा लगाया हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमको मित्रन फैमिली के बिजनेस पर ध्यान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इतनी जानकारी रखने वाले शख्स को जीने का कोई हक नहीं है। उधर हाईवे पर ध्रुव की गाड़ी तेज स्पीड में चली जा रही थी। इतनी देर के बाद अब जाकर निधि को कुछ समझ में आया था। अभी तक उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, और वो अपने सीनियर को ध्रुव के हाथों हारते देखकर आई थी। उसने ध्रुव की ओर देखकर पूछा, ध्रुव, तुमने मुझे और क्या नहीं बताया है? उस रात निधि ने कई ऐसे वर्ड सुने थे जिनके बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी, जैसे कि ध्रुव बहुत पैसे वाली फैमिली से है, उत्तराधिकारी, बहुत अमीर, सीक्रेट रखने की फीस। ये सारे वर्ड्स निधि के सिर के ऊपर से निकल रहे थे।
ध्रुव के बारे में आज तक उसने जो कुछ भी सुना था उसका एक ही मतलब था कि ध्रुव वर्मा फैमिली या दिल्ली की किसी भी फैमिली से बहुत ऊपर के लेवल पर है। ध्रुव ने पीछे मुड़कर निधि की ओर देखकर पूछा, क्या मुझे कुछ कहना बाकी रह गया है? I mean, मुझे तुमको हर बात बतानी होगी? निधि ने भौहें चढ़ा ली। वो ध्रुव की बात का मतलब अच्छे से जानती थी। उसने कहा, अच्छा, वैसे भी मुझे भी तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है और इस बारे में ज्यादा मत सोचो। मुझे केवल क्यूरियोसिटी थी, इसीलिए तुमसे पूछ लिया। ध्रुव समझ चुका था कि निधि का स्वभाव एकदम अलग था, इसलिए ध्रुव ने कहा, ये तो और भी अच्छी बात है। तभी अचानक निहाल ने रेव्यू मिरर देखकर घबराते हुए कहा, सर, वी आर इन डेंजर। रेव्यू मिरर में साफ दिख रहा था कि ध्रुव का पीछा हो रहा था। सर, हमारा पीछा किया जा रहा है। अचानक से पूरी गाड़ी का माहौल बदल गया। गाड़ी के अंदर दहशत थी। उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कदम उठाने की? निहाल हैरान था। ये उसके लिए सरप्राइजिंग था। गिल फैमिली की असिस्टेंट इस समय इसी शहर में थी, पर फिर भी तेजस्वी अपनी चाल चलने से बाज नहीं आया। वो इन क्रूशियल मोमेंट में खुदकुशी करने पर उतारू था। ध्रुव ने फिर पीछे मुड़कर देखा तो पता चला केवल एक कार उनका पीछा नहीं कर रही थी, वहां कारों का काफिला था। निधि को इस पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। निधि इस समय काफी डरी हुई थी। उसने ध्रुव से पूछा, तुम्हारे और तेजस्वी के बीच क्या चल रहा है? वो पहले भी स्कूल के दिनों में अपनी सीनियर तेजस्वी से मिल चुकी थी, लेकिन तेजस्वी हमेशा थोड़ा शर्मीला सा बना रहता था। इसके अलावा तेजस्वी कभी किसी हंगामे में भी शामिल नहीं होता था। निधि को लगता था कि तेजस्वी का बैकग्राउंड उतना खराब नहीं था जितना ध्रुव ने निधि को बताया था। ध्रुव ने निधि को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, क्योंकि उनके पीछे उनके दुश्मन आ रहे थे। अगर वह समय पर इन लोगों को संभाल नहीं पाया तो मरना तय था। वो लोग ध्रुव समेत निधि और निहाल को भी नहीं छोड़ते। ध्रुव बहुत शांत था और फिर उसने कहा, मैंने पहले ही जसविंदर को सपोर्ट के लिए बुला लिया है। निहाल, एक काम करो, गाड़ी हाईवे पर चढ़ा दो। ध्रुव के ऐसा कहने पर निहाल बहुत हैरान था। निहाल ने ध्रुव को समझाया, अगर हम हाईवे पर गए तो वो लोग हमें आसानी से पकड़ लेंगे और फिर वो हमारे साथ जो चाहे कर लेंगे। निहाल के सवाल पर ध्रुव ने थोड़ी सख्ती से कहा, एक बार लड़ाई शुरू हो जाए तो पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। बस अब चलो। निहाल ने कार को हाईवे तक चढ़ा दिया। जैसे ही वो लोग हाईवे पर चढ़े, उनके पीछे से आती कारों को मौका मिल गया और सभी ने आकर ध्रुव की कार को घेर लिया। पर ध्रुव की स्पीड बहुत तेज थी, पर उसका पीछा करने वाले लोग भी एक्सपर्ट लग रहे थे। वो सभी ध्रुव की कार को घेर कर अगल बगल में ही अपनी कार चला रहे थे और ध्रुव की कार को इधर उधर मुड़ने का मौका भी नहीं दे रहे थे। वो सभी ध्रुव को अपनी मनपसंद जगह की ओर ले जाना चाहते थे। निहाल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, पर काम बन नहीं पा रहा था। ये देखकर ध्रुव ने निहाल से कहा, लाओ, मुझे स्टीयरिंग संभालने दो। निहाल ने कार की स्पीड देखी। कार 160 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा पर चल रही थी। निहाल ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, सर, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मैं इस स्पीड में आपको स्टीयरिंग नहीं सौंप सकता। पर जब निहाल ने देखा कि ध्रुव बहुत सीरियस था, इसलिए निहाल को उसके लिए जगह बनानी पड़ी। एक पल में ध्रुव ड्राइविंग की सीट पर आ चुका था और निहाल बगल वाली सीट पर था। ध्रुव ने जैसे ही ड्राइविंग की कमान संभाली, उसने एक्सेलरेटर को पूरी ताकत से दबा दिया। निधि पिछली सीट पर बैठी थी। जैसे ही ध्रुव ने कार की स्पीड बढ़ाई, झटके से निधि का सिर पीछे टकराया। डर से निधि के मुंह से निकला, आर यू क्रेजी? पर अगले ही पल निधि को समझ में आ गया कि ध्रुव की केवल स्पीड ही तेज नहीं थी, वो काफी स्किलफुल भी था। निधि पहले भी कई बार ध्रुव के साथ कार में बैठ चुकी थी, पर आज निधि को समझ में आया कि ध्रुव केवल स्पीड ड्राइवर ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल लेवल का स्किलफुल ड्राइवर था। ध्रुव के पीछे चल रही कारों ने देखा कि अचानक से कार में स्पीड और स्किल आ गई है, तो एक ने फोन कर पैंथर को बताया, बॉस, वो लोग बहुत तेज स्पीड में अभी भी भाग रहे हैं। पैंथर वही बटलर था जो तेजस्वी के बगल में साए की तरह खड़ा रहता था। उसकी बात सुनकर पैंथर ने कहा, अभी भी स्ट्रगल चल रहा है। खैर, कहां तक भागेंगे? अपने बीच की दूरी को कंट्रोल करो, सिग्नल शील्ड को टूटने मत दो। इतना कहते ही पैंथर ने अपने वॉकी टॉकी से सभी से एक साथ कहा, चलो और तेज पकड़ो उसे। जल्द ही कुछ कारें ध्रुव के पास पहुंच गईं, लेकिन भले ही वो ध्रुव की कार तक पहुंच गए हों, पर ध्रुव अपनी स्पीड में लगातार चला जा रहा था, इसलिए बाकी कार्स को स्पीड मेंटेन करने में दिक्कत आ रही थी। ध्रुव को पकड़ना बहुत मुश्किल था। समय बीतता जा रहा था और पैंथर को अब थोड़ी सी चिंता होने लगी थी। वो जोर से दहाड़ा, उसे रोकने के लिए सामने वाली कार को आगे लगा दो। पैंथर के सामने वाली कार के ड्राइवर ने जवाब दिया,
हम ट्राई कर चुके हैं, पर हम उससे आगे नहीं जा पा रहे हैं। उसके पास प्रोफेशनल लेवल के ड्राइविंग स्किल्स हैं और वो किसी भी कार को आगे नहीं जाने दे रहा। उसकी बात सुनकर पैंथर हैरान था। उसकी टीम ने देश विदेश में अनगिनत लोगों को ट्रैक किया था और वो कभी फेल नहीं हुए थे, पर आज वो ध्रुव को पकड़ नहीं पा रहे थे। पैंथर का चेहरा गुस्से से कांप रहा था और वो दहाड़ते हुए बोला, चलते रहो, कोई बात नहीं, हमें अभी गन्स की जरूरत नहीं है, हमें बस उसकी कार को पूरी तरह से कुचल देना है। स्पीड में उसे पीछे से टक्कर मारते रहो, उसका बैलेंस जरूर बिगड़ेगा। उसे हाईवे से नीचे गिराने की कोशिश करो। पैंथर बहुत गुस्से में था। ध्रुव की ड्राइविंग स्किल कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसकी कार उतनी अच्छी नहीं कही जा सकती थी। प्रोफेशनल मॉडिफाइड कार की तुलना में साधारण कारों में स्पीड और पावर में बहुत बड़ा अंतर होता था। सामने वाली कार में बैठा शख्स मुस्कुराया और अचानक कार की स्पीड बढ़ाते हुए बोला, मैं समझ गया बॉस, रास्ते में एक कार का एक्सीडेंट होने वाला है। वो अपनी स्पीड बढ़ाने ही वाला था कि उसे पता नहीं क्या हुआ। अचानक सभी कारों को ब्रेक लगाने पड़े। एक दबी हुई आवाज पैंथर के कानों में चुभ सी गई। पैंथर ने हैरानी से पूछा, क्या हो रहा है? पैंथर के ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा। वो कार को रोककर पैंथर की ओर देख रहा था। पैंथर देखने के लिए कार से उतरकर बाहर आया। उसके सामने वाली कार में बैठा शख्स मर चुका था। आसपास की सड़कें बहुत संकरी थीं और दूसरी तरफ से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। सभी कार्स बुलेट प्रूफ थीं। उस शख्स की कार की ड्राइविंग सीट की खिड़की थोड़ी सी खुली थी और एक गोली उसका भेजा चीर कर निकल गई थी। पैंथर ने कई देशों में बहुत से खतरनाक कामों को अंजाम दिया था। उसने कई तरह के मर्डर्स देखे थे, पर ये एकदम हैरान कर देने वाला मर्डर था। किसी ने 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में चल रही कार पर इतना सटीक निशाना लगाया था। क्या कोई कार में बैठे शख्स को केवल एक ही गोली में मार सकता है? वो जो कोई भी था, दुनिया के टॉप स्नाइपर्स में उसका नाम होना चाहिए। पैंथर को जैसे ही कुछ समझ में आया, उसने तुरंत कार की आड़ में खुद को छिपाते हुए सभी को समझाया, There's an ambush! सभी लोग वापस कार में बैठो। ध्रुव, तुम्हें अब और तड़पने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें मारने में खुद चलकर आया हूं। आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। पैंथर सतर्क था, लेकिन उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। बॉस, ध्रुव की कार हमारे सामने खड़ी है। पैंथर के गुर्गों में से एक ने कहा। उसकी बात सुनकर पैंथर ने हंसते हुए कहा, वो सचमुच मरना चाहता है क्या? उसकी यहाँ रुकने की हिम्मत कैसे हुई? क्या उसको बचाने के लिए कोई आ गया है? पर वो है कहाँ? पैंथर के उस चेले ने हाँ के अंदाज में सिर हिलाकर कहा, हाँ बॉस, उसे बचाने के लिए कोई आ गया है। तो पैंथर ने पूछा, कितने लोग आए हैं उसे बचाने के लिए? केवल एक है बॉस। ये सुनकर पैंथर हैरत में उसे देखकर गुस्से में बोला, सिर्फ एक? इसमें डरने की क्या बात है? पैंथर सच में इतने गुस्से में था कि अपने उस गुर्गे को थप्पड़ मारना चाहता था। पैंथर का गुस्सा देखकर वो शख्स कांप उठा और बोला, मुझे नहीं पता बॉस, पर वो बहुत स्ट्रांग लग रहा है। उसकी बात सुनकर पैंथर ने गुस्से में उसे एक तरफ धकेल कर आगे बढ़ते हुए कहा, हाउ फूलिश! एक आदमी से डर गए, वो कितना स्ट्रांग हो सकता है? जैसे ही पैंथर आगे बढ़ा, डर और हैरानी से उसके पैर जम गए। ध्रुव के सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि जसविंदर सिंह था। पैंथर ने उसे एक नजर में ही पहचान लिया। जसविंदर इस फील्ड में जाना माना नाम था। पैंथर की बस उस पर एक नजर पड़ी थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अगर पैंथर को पता होता कि ध्रुव जसविंदर को जानता है, तो वो कभी इस ऑपरेशन में नहीं आता। बात अब पैसों की नहीं थी, बात अपनी जान बचाने की थी। दुनिया में हजारों लोग मर्सनरी बिजनेस में थे, यानी भाड़े के सैनिक थे, लेकिन जसविंदर जैसा कोई नहीं था। कहते हैं जसविंदर नर्क से आया कोई हैवान है। अगर वो किसी को मारने का प्लान बना ले तो उसका बचना नामुमकिन है। कहते हैं यमदूत भी जसविंदर की बात मानते हैं। पैंथर ने जब उसे देखा तो हकलाते हुए बोला, मिस्टर सिंह? पैंथर 3 कदम से ज्यादा नहीं चल पाया था। उसके पैर कमजोर पड़ गए थे और वो अपनी जगह पर खड़ा था। आसपास खड़े उसके चेले चपाटी भी हैरान थे। उन्होंने पैंथर को कभी डरते नहीं देखा था और आज डर से पैंथर सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। पैंथर के गुर्गे ध्रुव का पीछा कर रहे थे क्योंकि पैंथर ने उन्हें कहा था। पैंथर बचपन से ही अलग किस्म का लड़का था, जिसने बाद में मर्सनरी का काम करना शुरू किया और अब पैंथर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था। अंडरवर्ल्ड में किलर्स की लिस्ट में पैंथर की रैंक 50वीं थी। इसके अलावा पैंथर आज अपने साथ 6 कार्स लाया था और उसके पास कुल 30 लोग से ज्यादा थे।
इसके बाद भी पैंथर ने जसविंदर के साथ न लड़ने का फैसला किया और सीधे सरेंडर करते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मिस्टर सिंह, आप यहाँ? इतना कहकर पैंथर चुपचाप जमीन पर बैठ गया। जसविंदर ने कोई जवाब नहीं दिया। पैंथर के बगल में खड़े शख्स ने हैरानी से पूछा, बॉस, ये तुमको क्या हो गया? बॉस, हमें ध्रुव को खत्म करने का काम सौंपा गया है। उसने ही हमारी कार में गोली चलाई थी। उसने ही कार में मौजूद सभी लोगों को मार डाला। पैंथर ने कुछ नहीं कहा और उसकी हथेली से पसीना टपक रहा था। पैंथर के पीछे के साथी कार से बाहर निकले और आगे बढ़ गए। तभी किसी ने एक खंजर निकाला और ध्रुव की ओर पूरी ताकत से फेंका, जिसे देखकर निहाल चिल्लाया, वॉच आउट! पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पैंथर की टीम ने बहुत तेजी से हमला किया था। जसविंदर सिंह ध्रुव से कम 5 मीटर की दूरी पर था। इतनी दूरी पर कि अगर ध्रुव ने झुककर उस खंजर से खुद को बचाया ना होता तो जसविंदर भी कुछ नहीं कर पाता। पर ध्रुव बच गया था। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। पैंथर के गैंग का एक और गुर्गा जोर से दहाड़ा, इसे संभालो। इतना कहते ही अपने हाथ में खंजर लेकर बहुत तेजी से ध्रुव की तरफ बढ़ा। यह देखकर पैंथर ने अपने गुर्गे को रोकते हुए कहा, क्या कर रहे हो? तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा? वहीं रुको। पैंथर समझदार था। वो जानता था कि अगर वो लोग जसविंदर को लड़ाई के लिए ललकारेंगे तो उनका मरना पक्का था। भले ही वो लोग ध्रुव को चोट पहुंचा पाए या न पहुंचा पाए, पर जसविंदर को लड़ाई के लिए उकसाने का मतलब था मौत, ठंडी और बेदर्द मौत। पैंथर के गुर्गे की इस हरकत ने सभी को एक पल के लिए डरा दिया था। वो शख्स काफी तेज था और खंजर चलाने का माहिर भी। वो अपना खंजर ध्रुव की छाती में घोंपने ही वाला था कि अचानक से रोशनी सी चमकी और उस शख्स का खंजर वाला हाथ जसविंदर ने पकड़कर उसके सीने में ही उतारना शुरू कर दिया था। दोनों लोग ताकत लगा रहे थे, पर जसविंदर के आगे उसकी कुछ चल नहीं रही थी। जसविंदर बेदर्दी से उसका खंजर उसी के सीने में घोंपता चला जा रहा था। वहीं पैंथर का गैंग इस खतरनाक मंजर को देखकर सन्न पड़ गया था। अगर पैंथर का गुर्गा फुर्तीला था तो जसविंदर बहुत फुर्तीला था, क्योंकि वहां मौजूद लोगों ने केवल एक परछाई को चमकता हुआ देखा था और देखते ही देखते उसकी मौत का मंजर सामने था। खंजर को घुमाने पर उस गुर्गे की हड्डियां चटकने की आवाज आई। उस शख्स के मुंह से खून आ रहा था और जसविंदर खंजर को उसके सीने में घुमा रहा था। ये सीन देखकर निधि को ठंडे पसीने आने लगे। उसके गले से एक दबी हुई चीख सी निकल गई। क्या जसविंदर को इंसान कहना चाहिए? जसविंदर ने कम से कम 10 मीटर की दूरी पलक झपकते ही पूरी कर दी थी। जब तक वो शख्स ध्रुव तक पहुंचता तब तक जसविंदर ने उसे नर्क में पहुंचा दिया था। यह सीन देखकर पैंथर के गुर्गों को भी समझ में आ गया था कि पैंथर जमीन पर घुटनों के बल क्यों बैठ गया था। पैंथर को समझ में आ गया था कि मामला उनके हाथ से निकल चुका है। अब ध्रुव को मारने नहीं, अपनी जान बचाने के बारे में सोचने का समय था। पैंथर ने हाथ जोड़कर जसविंदर से कहा, मिस्टर सिंह, आपने मुझे पहचाना? यूक्रेन के ऑपरेशन में मैं आपकी टीम में था। मेरा टीममेट गलत था। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। पर जसविंदर ने उसकी बात सुनी ही नहीं। उसका सीना चीर देने के बाद अभी भी वो गुर्गा तड़प रहा था। लग रहा था कि अगर उसे समय पर इलाज मिल गया तो शायद वो बच जाएगा। जसविंदर ने खंजर को अपने हाथ में लेकर जोर से दबाया। तुरंत चटाक की आवाज के साथ वो खंजर ऐसे टूट गया मानो प्लास्टिक का बना हो। ये देखकर वहां खड़ा हर एक शख्स डर से कांप रहा था। जसविंदर ने अपने खाली हाथ से एक जोरदार घूंसा उस शख्स के सिर पर मारा और अगले ही पल उस हमलावर के शरीर की सारी हलचल बंद हो गई। वो शख्स मर चुका था। ये देखकर और तो छोड़ो, ध्रुव और निहाल भी हैरान थे। हालांकि जसविंदर सिंह के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि ये तो उसके लिए रोज की बात हो, वो रोज ही ये सब करता रहता हो। निहाल मन ही मन बुदबुदाया, क्या इसीलिए जसविंदर को इतना खतरनाक इंसान कहते हैं? उसने सुना था कि जसविंदर सिंह बहुत ताकतवर है, लेकिन उसके सामने जो हुआ वो इतना डरावना था कि निहाल का दम घुट रहा था। केवल निहाल की ही नहीं, पैंथर के पूरे गैंग की आंखों में खौफ था। जसविंदर सिंह ने पैंथर की ओर देखकर कमांडिंग टोन में कहा, टेक मी देयर, मुझे वहां अभी जाना है। पैंथर हैरान था। पैंथर ने डरते हुए पूछा, मिस्टर सिंह, आपको कहां जाना है? क्या तुम मेरे सामने भी ड्रामा करोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? जसविंदर ने पैंथर को घूरते हुए पूछा। पैंथर का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा,
नहीं नहीं मिस्टर सिंह, मैं अभी आपको वहां ले चलता हूँ। इतना कहकर पैंथर ने खुद को संभालते हुए कहा, हमें ये ऑर्डर मिस्टर मित्रन ने नहीं दिए हैं। हम मिस्टर मित्रन के लिए काम नहीं करते। हालांकि मित्रन का बैकग्राउंड बहुत पावरफुल है, पर जिस शख्स ने हमें ये ऑर्डर दिए हैं वो मिस्टर मित्रन नहीं है। सच्चाई ये है, पर्दे के पीछे मिस्टर सिंह की आल्डो फैमिली है। क्या आप उनके पास चलना चाहेंगे? पैंथर जसविंदर की ताकत को जानता था, लेकिन उसमें आल्डो फैमिली को नाराज करने की हिम्मत भी नहीं थी। पर इस समय जसविंदर सामने खड़ा था और पैंथर के पास इतनी ताकत नहीं थी कि जसविंदर को नाराज करे। जसविंदर ने हॉक आई सिस्टम की मदद से पैंथर के हर मूवमेंट की सारी जानकारी पहले ही पा ली थी, इसलिए जसविंदर ने पैंथर के सामने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं? जिसने भी ध्रुव को छेड़ने की कोशिश की, समझ लो मुझे लड़ने के लिए ललकारा है। मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगा। पैंथर आल्डो फैमिली के लिए काम करता था। आल्डो फैमिली का काफी इन्फ्लुएंस था। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी फैमिली आल्डो फैमिली को अच्छे से जानती थी, पर बड़े लोगों को छोड़ दें तो बहुत कम लोग थे जो आल्डो फैमिली के बारे में जानते हों। इतनी पावरफुल होने के बावजूद भी आल्डो फैमिली हमेशा लो प्रोफाइल रहती थी। ध्रुव ने निहाल से कहा, तुम निधि को वापस छोड़ देना। मैं देखने जा रहा हूं कि 90,000 करोड़ रुपए की औकात रखने वाली आल्डो फैमिली कितनी ताकतवर है। फिर ध्रुव ने जसविंदर को देखकर कहा, लेट्स गो। ध्रुव को आल्डो फैमिली से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड देखकर निहाल ने पूछा, ध्रुव सर, क्या मुझे भी आपके साथ आना होगा? जवाब में ध्रुव ने हाथ हिलाकर मना करते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं। वापस जाने के बाद क्या तुम गिल फैमिली के असिस्टेंट को एक जगह भेज सकते हो? निहाल ऐसा कर सकता था, लेकिन उसे लगा नहीं कि अभी ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत है। पर ध्रुव की नजरों को देखकर निहाल कुछ नहीं कर सका। फिर भी उसने पूछ लिया, ध्रुव सर, मैं जब इतने दिन यहाँ नहीं था तब आपने क्या किया? गिल फैमिली के असिस्टेंट के साथ ध्रुव की ये पहली मुलाकात हो रही थी। अगर ध्रुव ने कोई गलती की तो फ्यूचर में ध्रुव को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता था। पर जवाब में ध्रुव ने कुछ नहीं बताया। उसने निहाल को देखकर केवल इतना ही कहा, तुम पहले जाओ, निधि को घर छोड़ दो। ध्रुव का मानना था कि अगर सब कुछ क्लियर कर दिया गया है तो इतने सवाल जवाब क्यों? हालांकि निहाल का सवाल भी सही था। गिल फैमिली के असिस्टेंट के सामने ध्रुव का इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। जब निहाल ने देखा कि ध्रुव बहुत कॉन्फिडेंट है तो उसने दोबारा कोई सवाल नहीं पूछा। निहाल ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है ध्रुव सर, मैं जा रहा हूँ। फिर निधि को देखकर पूछा, तो मिस वर्मा, हम लोग चलें? निधि हैरान थी। पहले तेजस्वी और अब ये पैंथर, जो भी सामने आ रहा था ध्रुव के सामने सरेंडर कर दे रहा था। कोई ताकत से, कोई बातों से। ध्रुव को लेकर और भी सीक्रेट सामने आ रहे थे। कार में बैठने और फिर से हाईवे पर जाने के बाद निधि खुद को रोक नहीं पाई। उसने निहाल से पूछा, सर, क्या मैं जान सकती हूँ कि ध्रुव असल में है कौन? आई मीन, ध्रुव किस तरह का इंसान है? निहाल ने शांत चेहरे के साथ जवाब दिया, अगर मिस वर्मा को अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है तो इसका मतलब है कि ध्रुव सर ने आपको कुछ नहीं बताया है। आई एम सॉरी टू से मिस वर्मा, मैं भी आपको कुछ नहीं बता सकता। निहाल के जवाब पर निधि कुछ देर चुप रही और थोड़ी देर बाद निधि ने फिर से पूछा, ओके, मुझे ध्रुव के बारे में जानने की कोई दिलचस्पी नहीं है, पर क्या मैं आपसे एक और सवाल पूछ सकती हूँ? निहाल ने बहुत पोलाइटली जवाब दिया, ऑफ कोर्स मिस वर्मा, पूछिए। तो निधि ने पूछा, ध्रुव और तेजस्वी के बीच क्या गड़बड़ है? निधि बहुत चौकन्नी थी। अभी जो हुआ उसे देखकर निधि की समझ में आ गया था कि ध्रुव और तेजस्वी किसी चीज के लिए लड़ रहे थे। वो दोनों पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन उनके बीच काफी मनमुटाव चल रहा था। इसका मतलब ये था कि उनके बीच किसी चीज को लेकर झगड़ा था। निहाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मेरी जानकारी सही है तो ये एक पारिवारिक झगड़ा है, या कहें कि ये विरासत की जंग है। विरासत की जंग? ये सुनकर निधि थोड़ा हैरान थी। उसने फिर से पूछा, ये कौन सा समय चल रहा है? पारिवारिक झगड़ा, विरासत की जंग आज के जमाने में क्यों होने लगी? पुराने जमाने में राज परिवार के लोगों के बीच इस तरह की बातें सुनी जाती थी, पर आज के जमाने में निहाल ये कैसी बातें कर रहा था? आज के जमाने में सभी बड़े परिवार अपनी सारी दौलत या तो अपने बच्चों में बराबर बांट देते हैं या अपनी जायदाद को अलग अलग फील्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि जो भी लड़का जिस फील्ड का जानकार हो वो उसे हासिल कर ले। निधि की बात सुनकर निहाल को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, इसलिए वो मुस्कुराया और बहुत ही पोलाइटली बोला, आप अभी समझ नहीं पाएंगी मिस वर्मा, और मैं इस समय भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। निधि ने चुप रहना ही ठीक समझा, क्योंकि अब तक निधि को समझ में आ गया था कि निहाल से उसे कोई जानकारी मिलने वाली नहीं है। इसलिए निधि ने टॉपिक चेंज करते हुए निहाल से फिर पूछा, आप ध्रुव के बटलर हैं, राइट? और आप काफी सालों से उसकी फैमिली के साथ काम कर रहे हैं।
इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपको मेरी ध्रुव के साथ सगाई के बारे में कुछ भी पता है? अगर पता है तो प्लीज अब कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करिएगा, प्लीज। इस बार निहाल ने निधि की तरफ एक पल देखकर कहा, ये सच है, आपके दादाजी ने ध्रुव सर के दादाजी से कांटेक्ट किया था और वो आपकी शादी ध्रुव से कराना चाहते थे। निहाल को जो भी पता था उसने सब कुछ साफ साफ कह दिया था। जब निधि ने ये सुना तो उसकी आंखें बाहर आ गईं। क्या सचमुच निधि की सगाई उसके दादाजी ने कर दी थी? जब निधि घर पहुंची तो उसने सबसे पहले अपने दादाजी को फोन किया। फोन के दूसरी ओर निधि के दादाजी ने फोन उठाया और निधि की आवाज सुनकर बहुत खुशी से मुस्कुराते हुए निधि की कॉल का जवाब दिया। निधि, कैसी हो मेरी बच्ची? और क्या हाल है हमारे यूपी के? मैं जल्द ही वापस आने वाला हूँ। दादाजी की बात सुनकर निधि इतनी हैरान थी कि वो भूल गई थी कि उसे अपने दादाजी से कुछ पूछना है। क्या दादाजी, आप वापस आ रहे हैं? निधि के दादाजी ने जवाब दिया, हाँ, मुझे बहुत दिनों तक विदेश में रहने की आदत नहीं है। हालांकि मेरी वापसी एक सीक्रेट है। तुम ध्रुव के अलावा और किसी को कुछ मत बताना। दादाजी ने और भी कुछ कहा पर निधि सुन ही नहीं पाई, क्योंकि वो हैरान थी कि उसके दादाजी हमेशा उससे प्यार करते थे और हमेशा उसे सबसे पहले बताते थे कि वो घर आ रहे हैं। यहाँ तक कि वर्मा फैमिली में किसी को भी उनकी कोई खबर नहीं मिल पाती थी। फिर ध्रुव अचानक से इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो गया कि निधि ध्रुव के अलावा और किसी को कुछ ना बताए? अभी निधि कुछ कहती तब तक दादाजी ने अपनी बात खत्म करके निधि के जवाब का इंतजार किए बिना सीधे फोन कट कर दिया। ठीक है, मैं अब रखता हूँ। चलो बाय, अपना ख्याल रखना। निधि को बहुत हैरानी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनके दादाजी के मन में केवल ध्रुव भर गया था। एल्डो फैमिली के बंगले पर पैंथर वापस आ गया है। उसे कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने के लिए कहो। वो अब भी मन ही मन बुदबुदा रही थी।